आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आपको अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपरटेट और केवीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो टीचिंग से रिलेटेड, तो आपके लिए बेस्ट चैनल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे के पूरे पेपर मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है वो सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे पूरा मिलेगा, वो भी फ्री में। तो किसी भी आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ 2024 का जुलाई का, जो कि अभी करंट में हुआ है। ठीक है, सीटेट जुलाई 2024 में जो पेपर हुआ है उसके 15 क्वेश्चन सीडीपी के हम लोग पहले देख चुके हैं और एक नई तरीके से इसको स्टार्ट कर रही हूँ। 2024 का देखने के बाद हम बैक की साइड जाएंगे, जैसे 23 का देखेंगे, फिर 22 का, और करते करते हम 2011 तक के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा ताकि आप लाइन से हमारे साथ तैयारी में लगे रहे, साथ साथ पेपर भी होगा, आपकी तैयारी भी होगी। डेवलपमेंट का टॉपिक चल रहा है, उसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, ये सीडीपी के क्वेश्चंस हैं जो इस बार पेपर में पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है कि आनुवंशिकता जो है वो पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश का निर्धारण करती है, सेक्स का, जेंडर का, शैक्षणिक सफलता का या सीखने की शैली का। देखिए, हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसका प्रभाव की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के सेक्स की, जेंडर की, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आज हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, का निर्धारण करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक सफलता। ये आपका एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड हो सकता है, तो यहाँ पे सेक्स जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे फेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इस समय पैटर्न में चल रहा है और पूछा जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। और इसका रीज़न ये है कि अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी भी टॉपिक का बहुत अच्छे से, तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दिखा रही हूँ जो आए हुए हैं, ताकि पेपर का पैटर्न भी आप जानते रहें और साथ साथ इन टॉपिक्स को भी मैं करा रही हूँ। तो शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो देखिए, यहाँ पे जो बातें कही गई हैं वो एनसीएफ या लीजिए या उसके अनुसार आपको दोनों ही बातें जो हैं वो सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो भी यही कहती है कि बच्चों की, एक टीचर को खुद ही नहीं बोलना है, बच्चों को भी उनको पार्टिसिपेट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि है ए और आर दोनों सही है और ए जो है कि ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। दोहराव और बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? स्वलीन क्रम विकार की, अधिगमनात्मक विकलांगता की, ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार की, या मस्तिष्क पक्षाघात की। जिसको इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम हो तो दोनों ही आपको दिख रहे हैं पेपर में, दोनों ही चीज़ें रहती हैं, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेपिटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर जो है इज़ एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या सेरेब्रल पाल्सी। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और आप लोगों को आराम से किसी चैनल पे मिल रहा है तो आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे, इसलिए शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को आंसर देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। दोहराव और बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है?
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वलीन क्रम विकार की। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, लर्नर्स फील एंगेज एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हेन, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, अधिगम का बल दोहराव और रट्टे पर होता है, शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, उन्हीं के पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो जो भी निगेटिव बातें कही गई हैं, एक पॉजिटिव बात होती है, एक निगेटिव बात होती है। यहाँ पे हर चीज़ को देखिए, दोहराव और रटने पर एक निगेटिव बात है। कभी भी शिक्षक में, अधिगम में, जो इस समय की शिक्षा नीति है, रटने पर कभी भी बल नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे अगर रटना आ गया तो ऑप्शन ये बिल्कुल नहीं होगा। आगे बात की गई है कि उपेक्षा की जाती है, किसी भी बच्चे की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उसकी भावनात्मक उपेक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है, जबकि पूर्व ज्ञान से स्टार्ट करके ही पढ़ाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बच गया, तीनों तो कट गया, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि गतिविधियाँ जो बच्चे के हिसाब से ही उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 19 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे भी ऐसे आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस ज़रूर देखनी पड़ेगी। अभी मैं आप लोगों को स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा रही थी, तो उसको वीडियो को और सारे डेवलपमेंट के जो है लाइन से चल रहे हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा और बने रहिएगा चैनल पे, ताकि आपको आराम से इस चैनल के थ्रू आप बिना किसी फ़ी पेमेंट के आराम से तैयारी कर सकते हैं। बस आपको वीडियोस देखनी है और मेरे लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम भी अपनी कोशिश में जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, हर बच्चों तक पहुँचना चाहते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, और जो भी फेल हो जा रहे हैं उनको फेल नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेपर है नहीं, पता नहीं क्या रीज़न हो रहा है। अगर आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देखेंगे तो आप फेल बिल्कुल नहीं होंगे। तो अगर तैयारी कर रहे हैं सीटेट इस बार की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है इस बार पास करना आपके लिए, यूपी टेट हो, सीटेट हो, दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आमतौर पर सीखने की अक्षमता जो होती है कठिनाइयों वाले बच्चों में किस कारण से होती है? नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, मानक बुद्धि परीक्षणों में के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। तो सीखने की जो अक्षमता होती है उसका जो रीज़न है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। ठीक है, सीखने की अक्षमता जो है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो है, टिपिकली एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर उनके विकास में देर या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाती है। क्या कहलाती है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कहलाती है? निगनात्मक अवधि, सहजकाल, मूल काल या संवेदनशील अवधि, डिडक्टिव मेथड, इंट्यूटिव पीरियड, नेटिव पीरियड या सेंसिटिव पीरियड। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देर या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है क्या कहलाता है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवेदनशील अवधि, यानी सेंसिटिव पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव, जेंडर पहचान, जेंडर प्रारूप। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, ऐसे बहुत हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसको आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत क्वेश्चन कॉमन है 23, ये भी हमेशा पूछा जाता है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चे, समावेशी मतलब सबका समावेश होना, ठीक है। तो विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है सभी बच्चों की कक्षा गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद आश्रित रूप में देखा जाता है। सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। जी नहीं, हर बच्चे के लिए समान शिक्षा शास्त्र नहीं अपनाया जा सकता है। कोई बच्चा बहुत तेज होगा, कोई बच्चा बहुत, तो सभी बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। हर बच्चे को शामिल करना है, वही क्या होगी, समावेशी कक्षा होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, या छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, या छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस? अगर हम एक टीचर हैं और क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जब भी आप आंसर करिए ना तो एक टीचर बन के करिए, ठीक है, तो आपके आंसर ज़्यादातर सही निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 में कहा गया है कि उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। जब बच्चे सोचेंगे, एक रटने वाला क्वेश्चन होता है, इनके यहाँ की राजधानी क्या है, तो वो एक वन वर्ड एकदम राइट एक फिक्स आंसर होता है, तो वहाँ पे दे देते हैं। वो तो सभी दे देंगे जो भी पढ़ेगा, लेकिन एक सोच वाली जिसमें आपको सोचना पड़े, थिंक करना पड़े, तो वो क्या करता है, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए अभी हम लोगों का स्टार्टिंग हुआ है, 25 दिसंबर में जो पेपर होने वाला है सीटेट का, तो पिछला पेपर आपका जुलाई का हुआ था, उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा इसी से रिलेटेड आएगा। अभी जो करंट में आपका पेपर हुआ है उसी पैटर्न पे आएगा। कुछ सिलेबस अगर नहीं बदलता है, और बदलेगा भी नहीं सिलेबस, आप सिलेबस के लिए निश्चिंत रहिए, कोई सिलेबस नहीं बदलेगा। अगर बदलेगा भी तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। अधिगम केवल कक्षा और औपचारिक शिक्षा विन्यास में होता है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल भी नहीं है। अधिगम निष्क्रिय प्रक्रिया तो बिल्कुल भी ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो देखिए कुछ चीज़ें तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाते हैं देखते ही। तो यहाँ पे अधिगम एक अर्थ निर्माण की सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है, व्यक्तिवादी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, जो अलगाव की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निष्क्रिय है ही नहीं, तो ऑप्शन ऐसे ही कटते जाते हैं और आप सही आंसर की तरफ पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। जबकि कथन कहता है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 22 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। कारण है विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है, व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या एक सही एक गलत है, ये बात का हमको पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही बात सही है, ठीक है। कथन और कारण जो है दोनों ही यहाँ पे सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ग्रोथ से रिलेटेड बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? लंबाई बढ़ रही है,
वृद्धि बढ़ी। ये चीज़ अभी मैंने पढ़ाया था कि डेवलपमेंट में 2 तरह का परिवर्तन होता है, एक गुणात्मक होता है और एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जो मात्रात्मक परिवर्तन होता है वो ग्रोथ, जिसको मापा जा सकता है, तो लंबाई और वजन को क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। गुणात्मक परिवर्तन में आ जाते हैं हमारे सारे जो हमारा ज्ञान है, भाषा है, डेवलपमेंट, भाषा विकास, सामाजिक विकास, ये सारे गुणात्मक परिवर्तन में आ जाते हैं, ठीक है। तो व्यवहार में जो परिवर्तन था गुणात्मक परिवर्तन है एक तरीके से। तो मात्रात्मक परिवर्तन जिसे मापा जा सकता है, तो लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है, मात्रात्मक परिवर्तन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। सिलेबस का पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको मैं अभी करा रही हूँ। तो जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप अपनी तैयारी बिना किसी कोचिंग के आराम से कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, और डेली वीडियोस को पूरा देखना है। थोड़ा बहुत देखेंगे और छोड़ देंगे तो फिर नहीं होगा। एक ही बार तैयारी करिए, अच्छे से करिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है। हेंज की स्टोरी आपको मैं पढ़ाऊँगी जब मैं पढ़ेंगे हम लोग। तो हेंज जो था, उसकी बीवी जो थी वो बीमार थी और एक ही दवा थी जो उसकी बीवी को बचा सकती थी। तो उस दवा को लेने के लिए उसने कुछ किया था। तो उसी पे ये लॉरेंस कोहलर ने इसी के एग्जाम्पल देके हेंज का एग्जाम्पल दिया था इसी स्टोरी को सुना के। तो हेंज की दुविधा को जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर में पढ़ेंगे। तो हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा में लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है। तो जब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप डीपली पढ़ेंगे, लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत को पढ़ेंगे, हेंज की स्टोरी पढ़ेंगे, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए आपको पेपर से मैं आपको एक परिचित करना आपको ज़रूरी है कि 2024 में जुलाई में पेपर कैसा आया था। और इसको इसलिए इस पेपर को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हिंदी का, इंग्लिश का सारा पेपर मैं दिखाऊंगी आपको, आंसर के साथ दिखाऊंगी, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप पेपर देने जा रहे हैं या आपका 1-2 नंबर से छूट गया है तो वीडियो को फॉलो करेंगे। इस बार आपका पेपर अगर मेरे चैनल से पढ़ेंगे, कहीं से भी आपका रुकेगा नहीं। 7-8 बार निकालने का एक्सपीरियंस है। इसी वजह से कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें आप लोग पता नहीं कैसे मिस्टेक कर रहे हैं। पेपर इतना टफ होता नहीं है, ठीक है। बहुत बकवास सा रिज़ल्ट गया है इस बार, और उसका पेपर इतना कुछ टफ आया नहीं है। आराम से अगर आप पढ़ेंगे ना तो हो जाएगा, रिलैक्स होकर पढ़िए बस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता की अवस्था है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बात की गई। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह समायोजित होते हैं। प्रतिभाशाली अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पे, प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं अन्य छात्रों की तुलना में ज़्यादा उन्नत गति से, ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं। इसलिए वो नॉर्मल जो एजुकेशन की क्लास होती है उसमें बोर फील करते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं, तो उनको थोड़ी बोरियत होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद हम लोग इसके आगे जैसे ये हो गया, ये पेपर 1 का CDP था। पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए अलग अलग मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, जिसमें आपको पेपर 1 के जो प्रीवियस ईयर आए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और पेपर 2 के भी प्रीवियस ईयर पूरा 2024 से लेके 2011 तक के आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, एज पर जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटीज टू परफॉर्म। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं। पूरा डिटेल में पढ़ना है इस टॉपिक को, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्गीकरण और क्रमबद्धता,
संरक्षण और मूर्त चिंतन, नकल प्रतिवर्तीता, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म इज द राइट आंसर। यहीं पे आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइंस की क्लास जल्दी ही हम एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो भी आपको मिलेगी। सारी सूचनाएं जो टीचिंग से रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू आज के लिए।